गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 का आगे का भाग पढ़ेंगे। स्थलमंड, मंडल और स्थलाकृतियों के बारे में भू संचलन की क्रियाएं देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि स्थलाकृतियों के प्रकार, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले वाली वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि भू संचलन की क्रियाएं किस प्रकार से होती है। तो पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है, कहीं समतल मैदान है तो कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है। इनकी रचना परिवर्तनकारी शक्ति द्वारा होती है। पृथ्वी के आंतरिक बाह्य भाग में कार्यरत शक्तियां लगातार धरातल में परिवर्तन करती रहती है और इन्हीं भू संचलन की क्रियाएं इसको कहा जाता है। मतलब जो भी पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भाग में कार्यरत शक्तियां लगातार धरातल में परिवर्तन करती रहती हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? भू संचलन की क्रिया। आंतरिक अर्थात भूगर्भिक शक्तियों से दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है। एक तो होती है क्षैतिज और दूसरी होती है लंबवत। इन्हें दो वर्गों में रखा जाता है। तो पहला वर्ग क्या है? दीर्घकालिक मंद भू संचलन। पहला क्या होगा इसका भाग? दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। और दूसरा कौन सा होगा? आकस्मिक या तीव्र भू संचलन, जो एकदम से अचानक से होता है और जल्दी होता है। जबकि जो दीर्घकालिक में है थोड़ा धीमे होता है और देर से होता है। तो दीर्घकालिक भू संचलन यह अत्यंत मंद गति से होता है। इसमें महाद्वीपीय और पर्वत निर्माणकारी भू संचलन गतियाँ सम्मिलित होती हैं। अब निर्माणकारी भू संचलन विशाल भाग पर हम देख सकते हैं। ये गतियाँ लंबवत दिशा में कार्यरत होती है, जिससे भूपटल के ऊपर उठने नीचे धंसने की क्रियाएं संभव होती हैं। इससे पृथ्वी पर महाद्वीप, पठार, मैदानों की रचना होती है और इसके विपरीत पर्वत निर्माणकारी संचलन में क्षैतिज शक्ति कार्यरत होती है। इससे धरातल में तनाव और दबाव उत्पन्न होता है। साथ ही क्या होता है? शेलों के मुड़ने और टूटने की क्रिया भी इसी के द्वारा होती है। शेल मतलब चट्टानों का मुड़ना और टूटना। इस प्रभाव को सीमित क्षेत्र में ही हम देख पाते हैं। पर्वतों का निर्माण भी इसी क्रिया के द्वारा होता है। भू संचलन की इस क्रिया द्वारा ही होता है। और ये कैसी होती है? दीर्घकालीन और मंद। पर्वत का निर्माण यानी वलन, भ्रंश दो रूपी होते हैं। अब पर्वत के निर्माण के भी दो रूप हैं। इस क्रिया के द्वारा जो निर्माण होता है पर्वतों का, उसके दो रूप है। वो दो रूप कौन कौन से हैं? वलन और भ्रंशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलन। वलन क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शेलों में लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये वलन है। इसमें क्या होता है? जो शेलें होती है, जो चट्टान होती है, उसमें ये इस तरह से आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को ही क्या कहा जाता है? ये जो मोड़ है इन्हीं को क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है। इसमें शेल के स्तरों के कुछ भाग मुड़कर उठ जाते हैं और कुछ नीचे की तरफ धंस जाते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। फिर आता है भ्रंशन। भ्रंशन क्या है? क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शेलों का टूटकर अलग अलग प्रक्रिया में बिखरना, अलग अलग हो जाना ही भ्रंशन कहलाता है। भ्रंशन ये इस तरह से क्या होता है? इस पे बल पड़ता है, तनाव पड़ता है, जिससे ये क्या होती है? टूट जाती है। टूटकर देखो ये नीचे की तरफ आ गई और ये भ्रंशन का निर्माण हो गया। तो भूपृष्ठ पर कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे की तरफ आ जाता है। भ्रंश घाटी या खंड पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण है। अब आता है आकस्मिक भू संचलन। अब आकस्मिक भू संचलन क्या है? तो कभी कभी अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पर अकस्मात धरातली परिवर्तन के साथ साथ विनाशकारी घटनाएं भी हो जाती हैं और ये घटनाएं अचानक होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? आकस्मिक भू संचलन क्रिया। ये दो प्रकार की होती है। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप का नाम तो आपने सुना ही होगा और इसके बारे में पढ़ा भी है कि ज्वालामुखी क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे। पृथ्वी तल पर होने वाली आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी सबसे प्रमुख घटना है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र दरार वाला खुला भाग होता है।
क्या होता है, जो भूपटल है पृथ्वी का जो ऊपरी सिरा है या पर्वत का या पहाड़ का या पठार का, वहाँ पर एक छिद्र होता है और इसमें दरार होती है, वो ऊपर से खुला होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से अब इसी में से क्या निकलता है, गैस, तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं आदि जब इस तरह से इस छिद्र में से इस भाग में से जब निकलना प्रारंभ होते हैं तो जिस छिद्र के उपरोक्त पदार्थ से ये निकलते हैं उसे ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। जहाँ से ये सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ निकलते हैं पृथ्वी के भूपटल में से, तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी या क्रेटर। सारी प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुख या क्रेटर से जो प्रक्रिया शुरू होती है वही ज्वालामुखी कहलाती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ज्वालामुखी की क्रिया, ये तृप्त चट्टानें हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, ठोस बेसाल्ट चट्टान है ये नली है जो सीधे जाके कहाँ पर आ रही है, क्रेटर, यानी यहाँ पर ये इसका मुख है और ये छिद्र है, यहीं से ज्वालामुख बन रहा है क्रेटर में से, और यहीं से सारा लावा, राख, धुआं, तरल गैस, ये सब चट्टानों के टुकड़े ये सब निकल रहे हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है और इस गर्मी के 3 कारण वो बताए जाते हैं। क्या कारण है वो 3? कि पृथ्वी के बनने के समय ही आंतरिक भाग गर्म है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ही आंतरिक भाग कैसा है, गर्म है। पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण भी गर्मी बढ़ती रहती है और पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म रहता है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार भूप्रपटी पर अनेक टुकड़ों में विभाजित होते हैं। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। आंतरिक गर्मी के कारण ये प्लेटें खिसकती रहती है और पृथ्वी पर ज्वालामुखी एवं भूकंप होने का कारण बनता है। प्लेटों के खिसकने से भूपटल कमज़ोर हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि ऊपर आ जाते हैं और इन्हें हम ज्वालामुखी के उद्गार भी कहा जाता है। अब ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे और वो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है अर्ध सक्रिय और तीसरा है विसुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी तो जिन ज्वालामुखियों से एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इटली के एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी। अर्ध सक्रिय प्रसुप्त ये ज्वालामुखी वे हैं जिनमें कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती, थोड़ी देर के लिए ही होता है, किंतु अकस्मात पुनः इसमें उद्भेदन यानी ज्वालामुखी फूटना शुरू हो जाता है। इसको अर्ध सक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। फिर आता है विसुप्त या शांत ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन ही नहीं होता और उसकी संभावना भी नहीं रहती, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत इसका उदाहरण है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इस पेटी को अग्निवलय भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी के विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है। ज्वालामुखी से देखा जाए तो बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, जैसे मैदान, पठार, पर्वत आदि का निर्माण होता है और हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलकर क्या करता है, कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का तो निर्माण करता है, लेकिन शांत ज्वालामुखी मुख से वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण भी होता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होती है, हानियाँ भी देखने को मिलती है। मानव, जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास, बड़े बड़े नगर, गांव जलकर राख हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। फिर आता है भूकंप। भूकंप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कम, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन यानी पृथ्वी का हिलना। जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र में चारों ओर प्रभावित होती है, उसी तरह भूकंप उद्गम केंद्र गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप लहरें चारों ओर फैलती है। एक केंद्र रहता है और वहीं से आसपास की तरंगों से हमें पता चल जाता है कि ये पूरा केंद्र अब
भूकंप का अधिकेंद्र बन रहा है। जैसे भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप केंद्र यानी फोकस कहते हैं, और भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। और ये तरंगनुमा गोलाकार में चारों तरफ होता है। भूकंप आने के कारण भी क्या है कि कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आता है, और कहाँ होती है? पृथ्वी के अंदर। ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप कई बार आते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसें जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है, जिससे भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखियों के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में आते हैं। जापान में भूकंप बहुत कम आते हैं, और भारत में हिमालय पर्वत में जो प्रदेश है, हिमालय पर्वत प्रदेश है, वहाँ भूकंप का मुख्य क्षेत्र माना गया है। अब इसके लाभ भी है और हानियाँ भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ। लाभ क्या है? कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है, बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं, और नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। हानियाँ क्या है? इससे जनधन की हानि होती है, मनुष्य मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती है, रेलें सड़कों पर टूट जाती हैं, रेलें टूट जाती हैं, रेलों का जो रेलवे लाइन है वो ख़राब हो जाती है, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, भयंकर बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं, और भूखंडों में दरारें पड़ जाती है, और कुछ भाग नीचे भी धंस जाता है। इससे जन की हानि और जन धन की दोनों की हानि होती है। तो जहाँ एक तरफ इसकी लाभ है वहीं दूसरी तरफ इसकी हानियाँ भी है। तो ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है।